दोस्तों नमस्कार। जब से संजय राउत की पिटाई हुई है तब से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हर रोज देखने को मिल रहा है। अब एक और खबर लेकर आए हैं महाराष्ट्र से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, उद्धव ठाकरे ने पलटी मार ली है। जहां बीते दिनों मैंने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे अचानक सामना में फडणवीस की तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद एनसीपी की सुप्रिया भी फडणवीस के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अचानक धूर विरोधी उद्धव फडणवीस के तारीफ क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में हम इसका इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बात करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, उद्धव ठाकरे पलटी मार रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके मायने क्या हैं? पलटी मार नहीं रहे हैं, वो मार चुके हैं। अच्छा। आप देखिए, कुछ इंसिडेंट्स देखिए। पहले मातोश्री में संजय राउत की कुटाई होती है बंद कमरे में जी। उद्धव ठाकरे के सामने। हाँ। उनके सामने कॉलर पकड़कर घसीट कर ले जाया जाता है संजय राउत को, एक कमरे में बंद किया जाता है और वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता, ऐसे नहीं बाहरी गुंडे उंडे कुछ घुसाए थे, बीजेपी के लोग थे या दूसरे कोई संजय राउत के विरोधी आदमी थे, शिवसेना के ही लोग, शिवसेना के पार्टी के लोग, जो काडर जो सलाम संजय साहब करते होंगे कभी, उन्होंने ही धुन दिया संजय राउत को। हाँ। ये खबर आई। अब उस समय उद्धव ठाकरे चुप रहे। क्यों चुप रहे भैया? एक नेता पिट रहा है जो उद्धव ठाकरे की तरह एकदम पूछ की तरह लगा रहता था, साये की तरह उद्धव ठाकरे के साथ रहता, उस नेता को कोई पीट दे आपके सामने, आप चुप रह जाएंगे? चुप रहे या चुप रहने का आपने नाटक किया या आपके कहने पर पिटे गए? हाँ। ये तमाम तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। अब उसके बाद 2 दिन इस घटना को नहीं होते हैं और सामना में लंबा चौड़ा लेख लिखकर उद्धव ठाकरे भर भर कर तारीफ करते देवेंद्र फडणवीस की। पिटाई से पहले अब चलिए, ये तो पिटाई और पिटाई के बाद का मैंने मामला बताया। पिटाई के पहले का मामला देखिए। संजय राउत की जब पिटाई हुई उससे कुछ ही दिन पहले उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई थी। हाँ। अब लोग ये भी कह रहे कि वे फडणवीस ने कहा कि एक आपके पार्टी में है मामा, शकुनी मामा, उसको जब तक ठिकाने नहीं लगाएंगे आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो हो सकता है कि फडणवीस साहब की मुलाकात के बाद ही पिटे हैं संजय राउत। तो वो लिंक निकाल रहे तमाम लोग कि भैया फडणवीस साहब की मुलाकात, संजय राउत का पिटना, फिर उसके बाद मतलब फडणवीस और उद्धव मिलकर बंद कमरे में संजय राउत की पिटाई की पटकथा लिख रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मार्केट में ऐसी चर्चा है कि पहले मुलाकात होती है, उसके बाद पिटाई होती है और उसके बाद तारीफ होती है। तो ये क्रोनोलॉजी को समझना है, ये क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब ये वाली तो बात होगी। अब समझिए कि उद्धव पलटे क्यों है। याद करिए, उद्धव ठाकरे जब 2019 का चुनाव हुआ और 19 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने ऐसी पलटी मारी, किसी ने नहीं सोचा था जी। अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। किस लिए? कुर्सी के लिए। पहले से तय था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा सीटें पर बीजेपी की आई, फिर भी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री तो फडणवीस नहीं बनेंगे। फडणवीस ने रातों रात खेल किया, अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन 5 ही दिन वो मुख्यमंत्री रह पाए। उसके बाद शरद पवार ने वहां खेला कर दिया, उद्धव ठाकरे ने पलटी मार ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाए वो। उसके बाद शिवसेना टूटी, 40 विधायक साथ शिंदे चले गए, फिर 23 में आपकी एनसीपी टूट गई, वो चले गए अजित पवार, और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ऐसे बदली कि इस चुनाव में आप देखिए नंबर गेम ही पलट गया। 20 विधायक बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के पास। शरद पवार, चाणक्य जिनको कहा जाता था राजनीति का, वो कहीं नहीं है। अब दर दर भटक रहे, कभी मोदी के पास जाते हैं, कभी फडणवीस से मिल रहे हैं, सुप्रिया कभी तारीफ कर दे रही है। अभी अमोल कोल्हे उनके बड़े सांसद है, उन्होंने फडणवीस की तारीफ की है। ये फडणवीस की तारीफ क्यों हो रही है? अब संजय राउत से पूछा जाता तो कह रहा है मधुर संगीत बज रहा है महाराष्ट्र में। तो ये अब संजय राउत अकेले पड़ गए बेचारे, देख रहे हैं कि सब यार तारीफ किए जा रहा है, अकेला कांग्रेस खेमे में संजय राउत बच गया है, सब उधर जा रहा है। तो मामला ये है, सवाल वही है कि उद्धव ठाकरे ने क्यों पलटी मारी। क्या उद्धव अपना पाप धोना चाह रहे हैं क्या? नहीं, पलट नहीं, कर? नहीं, नहीं, हाँ। पाप वाप नहीं, सब सत्ता का मामला है। आप इसको समझना पड़ेगा। जी। देखिए, शरद पवार क्यों झुक गए? बेटी के लिए। शरद पवार क्यों समझौता करने पर तैयार है? बेटी के तो लिए। उद्धव भी तो कहेगा ना कि आदित्य के लिए समझौता कर रहे हैं। उसी पे आ रहा हूं मैं। हाँ। उसी पे आ रहा हूं कि सारा खेल बेटे बेटी का है। अच्छा। अब उद्धव ठाकरे अगर ये सब कुछ इतना कोसने के बाद, औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या कहने के बाद, अफजल पता नहीं अमित शाह को क्या क्या कह दिया उन्होंने, फडणवीस को तरबूज कहते थे वो, अब उसी तरबूज के पास जाकर वो चरण वंदना कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? ये मामला सारा ये है कि आदित्य ठाकरे को सेट करना है।
आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव से ये चुनाव आपकी साख का चुनाव है, ठाकरे परिवार की साख का चुनाव है, शिवसेना की साख का चुनाव है। और अगर ये चुनाव आप हार गए तो आपका काम तमाम है। तो ये समझ रहे उद्धव ठाकरे। पहला जो कारण मैं आपको बताऊं कि क्या 3 बड़े कारण हैं इसके। पहला कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों उद्धव ठाकरे को फडणवीस अच्छे लगने लगे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार की युति ने विपक्ष का ऐसा हाल कर दिया है कि एक भी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष बन पाए। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% सीटें चाहिए होती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं कुल। 288 के हिसाब से 29 सीटें कम से कम चाहिए एक पार्टी को, तब जाके आपको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है। अब नेता प्रतिपक्ष का पद महत्वपूर्ण क्यों है? राहुल गांधी से पूछिए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, मोदी के साथ लाइन में बैठने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही अगर महाराष्ट्र में कोई नेता प्रतिपक्ष बनता है तो जलवा जलाल होगा उसका। वो एकदम फडणवीस के बगल में बैठेंगे, इवेंट्स में उनको आओ भगत की जाएगी, बुलाया जाए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, वैसे ही बंगला मिलेगा, वैसे ही आओ भगत होगी, एक प्रोटोकॉल होता है आपका। तो उद्धव ठाकरे का पूरा गणित यह है कि सेट करके अपने बेटे, उन्होंने पार्टी का नेता तो बना ही दिया है घोषणा करके, और आदित्य ठाकरे को पार्टी का नेता बना दिया है, शिवसेना का विधायक दल का नेता। अब ये सारी जुगाड़ जो चल रही है कि उद्धव ठाकरे को, और 29 सीटें तो है नहीं आपके पास, 20 ही सीटें किसी दल के पास नहीं है, लेकिन ये सत्ता पक्ष का प्रोरोगेटिव है। ये उनके, अगर वो कह देते कि हाँ इस नेता को हम अपनी सहमति से नेता प्रतिपक्ष का पद दे दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। तो ये सारी जुगाड़बाजी उसी के लिए है कि आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए। तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे को कहीं साइडलाइन तो नहीं कर दिया जाएगा? नहीं, एकनाथ शिंदे तो ही, अगर नेता प्रतिपक्ष रहते तो विपक्ष में ही रहेंगे ना। और एक ये भी हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष किसका है भाई? तो आप ही का है। सत्ता पक्ष भी आपका, विपक्ष भी आपका। तो ये एक मतलब एक बताया जा रहा है कि इसके लिए सारी जो है ये जतन चल रहा है। और सरकार अगर चाहे तो आदित्य ठाकरे को अगर बीजेपी में नहीं लेते, जैसे देखिए पहला तो उद्धव ठाकरे की ये कोशिश है कि वो सिटिंग कर ले, सत्ता पक्ष में ही चले जाए, लेकिन सत्ता पक्ष में नहीं जाने लिया जाता है उनको, तो दूसरा विकल्प है कि चलो भाई विपक्ष में भी रहे तो सबका सम्मान तो रहे, भौकाल तो रहे थोड़ा सा टाइट, एक बेटे का भौकाल हो जाएगा कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष है, आदित्य जी का बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया भले ही पहले भाई, या जो भी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बन गया। जैसे राहुल गांधी बन गए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे लेकिन नेता प्रतिपक्ष ही बन गए, तो भाई उतने में ही खुश है कांग्रेस पार्टी वाले कि नेता प्रतिपक्ष जननायक, तो वैसे ही वहां पे खुश होने का मौका मिल जाएगा। तो ये एक पहला कारण है। अब दूसरा कारण मैं बताता हूं, बीएमसी के चुनाव वहां पर सिर पर है। अप्रैल 2025 में जो है बृहन मुंबई नगर पालिका का चुनाव जो है ये प्रस्तावित है अप्रैल महीने में, और बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। कैसे आप अगर समझेंगे तो 1996, कब 1996 नोट करिए तारीख, 1996 तब से शिवसेना का झंडा गड़ा हुआ है बीएमसी में, कोई हरा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, 1996 से लेकर लगातार। और बीएमसी क्या है? बीएमसी की ताकत आप ऐसे समझ सकते हैं कि नगर पालिका का चुनाव जो है, इसका अगर बजट की बात हम करें, मतलब ये क्यों अहम है, इसका बजट देश की सबसे अमीर नगर पालिका इसको कहा जाता है, और इसका अगर बजट हम देखें तो 59,954.75 करोड़ जी इतने रुपए का बजट है इसका, 59,954 करोड़ रुपए इतना बजट है इसका। और ये बजट देश में जैसे गोवा है, त्रिपुरा है, छोटे मोटे जो 7 राज्य है ना, उससे भी ज्यादा है, मतलब एक राज्य से भी बड़ा भौकाल होता है बीएमसी का। तो इसीलिए उद्धव की नजर यह है कि इस बीएमसी को कैसे भी जीता जाए। अब फडणवीस की तारीफ उन्होंने की, फडणवीस से जाके मुलाकात किया, ये एक संदेश देना चाह रहे हैं, कूटनीतिक संदेश महाराष्ट्र की जनता में कि भैया हिंदुत्व वाला जो राग हमने छोड़ दिया था, हम हिंदुत्व के चेहरों के साथ है, हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, ताकि जो वोट बैंक नाराज हो गया तो बीएमसी में कम से कम वो उनके तरफ रहे। अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो ये एक दिखाया जाए कि कांग्रेस के साथ नहीं है जी, हम उद्धव की तारीफ कर रहे हैं, हम उद्धव के साथ है, जाके मिल रहे हैं, उनकी काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो हिंदुत्व वाला जो एक वोट जो नाराज हो गया, उसको एक साधने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप जैसे देखेंगे, मैं थोड़ा सा गणित में समझा दूं, बीएमसी में जो पार्षद है उसमें कुल संख्या 236 की है, और मेयर चुनने के लिए 119 पार्षदों की जरूरत होती है, 190। तो ये
ज्यादा से ज्यादा जब मेयर इनके पास आएंगे तभी ये जीत पाएंगे। और बीएमसी में अभी की जो स्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार और बीजेपी, इनका तय है कि हम मिलके लड़ेंगे। इधर उहापोह है, अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। तो ये हुआ। अब तीसरे कारण पर मैं आता हूं, थोड़ा शॉर्ट में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जी। पवार की जो रणनीति है, उद्धव ठाकरे समझ गए कि यार पवार ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। शरद पवार ने यार पवार क्या कर रहा है? पवार भाई साहब जाके बेटी से तारीफ करवा दे रहे हैं, खुद भी तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी से जाके चुपके से मिल रहे हैं, हमको कर दिया साइड लाइन। तो पवार की लाइन को अब भाप गए हैं उद्धव ठाकरे, और वो भी पवार की लाइन पर चल पड़े कि राजनीति में सत्ता सबसे पहले है, विचारधारा बाद में। लेकिन फडणवीस और शरद पवार का जो रिश्ता है उसमें काफी कड़वाहट देखने को मिलती है। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शरद एकमात्र महाराष्ट्र के नेता है, आदित्य बाला साहेब ठाकरे भी शरद पवार के साथ समझौता कर चुके, लेकिन एकमात्र महाराष्ट्र के नेता है देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कभी पवार के साथ समझौता नहीं किया, कभी उनके इस पे गए नहीं हो। तो ये पवार और वो, लेकिन शरद पवार की जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, वो उनको चाणक्य कहा जाता है। और पवार पक्ष में रहे या विपक्ष में, हमेशा वो सत्ता मतलब पावर में रहते हैं, उनकी पावर बनी रहती है और सबको साध कर चलते हैं वो। उन्होंने कभी किसी से बैर नहीं किया। आपने देखा होगा मोदी से भी बढ़िया रहती है, उनकी कांग्रेस में रहे, और जब उधर रहे तो कांग्रेस के साथ भी बढ़िया रही, सबको साथ कर लेके चलते हैं। तो ये उनके समझ में आ गया है। जैसे 2004 की बात अगर करें तो पवार खुद मनमोहन कैबिनेट के मंत्री बन गए और 99 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए। 98 में सोनिया के खिलाफ ही उन्होंने बोला था। जिस 98 में सोनिया के खिलाफ बगावत करके अपनी पार्टी बनाई, 99 में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था पवार ने। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। और 2004 में मनमोहन कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। तो ये सबको साधने वाली जो रणनीति है ना, तो उद्धव को भी ये बताया गया कि भाई राजनीति के नए नए बच्चे मत बनिए आप। चाणक्य आपको इस्तेमाल कर रहा है, कुछ सीखिए उससे। तो उद्धव भी अब उसी रणनीति पे कि सबको साथ कर चलना है। तो इसीलिए वो फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अच्छा कोई काम करेगा तो उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। चलिए अंतिम कमेंट लेंगे सर। अब संजय राउत का क्या होगा फिर? संजय राउत का कल हमने बता दिया, काम तमाम है उनका। काम तमाम है। हाँ, वो उनको अगर उन्होंने बड़बोलापन ठीक नहीं किया अपना, उनको भी कहा जाएगा कि पलटी मार लो भैया और आप ये बगावती तेवर बंद करो, अदरवाइज मतलब उनका काम तमाम है। आप देखेंगे वो साइडलाइन कर दिए गए एक तरह से। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्यों लगातार फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।